चलिए हम लोग वेक्टर का जो है आज अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, सही ना। और इस थर्ड लेक्चर में हम लोग बात जो करने वाले हैं वो है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम लोग जो है वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं, ठीक है। इसके पिछले लास्ट क्लास जो तुम लोगों ने देखा होगा, उस लास्ट क्लास में एंगल बिटवीन वेक्टर के एंगल कैसे लेना है, हेड और टेल, टेल और टेल, हेड और हेड, तो ये एंगल भी हो गया है। तो यही सब को लेकर के हम लोग आगे पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। तीन तरह का एडिशन आपको इसमें पढ़ना है, क्लियर है। जिसमें सबसे पहला नाम आता है दैट इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। दूसरा दैट इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्लियर है। और तीसरा जो है, ठीक है, वो है आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ये तीन लॉ है और इसी तीनों लॉ के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, सही ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ से। देखिएगा, समझिएगा, ट्रायंगल लॉ, क्लियर है। अब मान लो कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है, एक वेक्टर है, तो इस ए क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है जिसको हम मॉड ए लिखते हैं या सिंपली हम इसको ए भी लिख सकते हैं, और जो इसका डायरेक्शन है उसको हम ए कैप लिखेंगे, सही। उसी तरह से कोई दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है बी वेक्टर, तो ऑब्वियस उसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा, आप उसको मॉड बी लिखिए या सिंपली बी भी लिख सकते हैं, समझ रहे बात। और उसका जो है डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन को हम क्या लिखेंगे, बी कैप, क्लियर है। सो डायरेक्शन। सो अगर हम किसी दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करें, क्लियर है, जैसे हमने यहां पे ए वेक्टर और उसमें हम लोगों ने बी वेक्टर को जोड़ा, तो जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, वो कुछ आर वेक्टर होगा, क्लियर है। और इस आर वेक्टर के पास भी आपका मैग्नीट्यूड होगा जिसको आप मॉड आर बोलेंगे या आर बोलेंगे, और उसके पास भी क्या होगा बाबू, आपका डायरेक्शन होगा, क्लियर है। सो जब आप वेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो वेक्टर का को जब आप ऐड करेंगे तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा, क्लियर है। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ है, और ट्रायंगल लॉ क्या है थोड़ा समझिए ध्यान से। हम कहते हैं स्टेटमेंट, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर represented by the two sides of a triangle, समझिएगा ध्यान से, क्लियर है। इफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन द रिजल्टेंट आर वेक्टर is given by the third side taken in reverse order या reverse direction, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको समझना है कि अगर कोई भी दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, सही, और उसको ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड, ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरा साइड होगा टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। सो देखिए, मान लेते हैं ये आपका वेक्टर ए है, क्लियर है, और ये आपका वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है। सो इसको ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट कर दिया,
तो सबसे पहला चीज एंगल बिटवीन वेक्टर याद कीजिए, हेड और टेल कॉइंसाइड किया है तो आप इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे, क्लियर है, इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे और ये जो एंगल होगा थीटा वही एंगल होगा, क्लियर है। सो जो रिजल्टेंट होगा इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का वो थर्ड साइड होगा, ये वाली साइड होगी टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। सो दिस इज योर आर वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्लियर है। अब ये एंगल बनाता है ए वेक्टर के साथ अल्फा, इस एंगल को आप बीटा मान लीजिए, क्लियर है, और इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए। सो दिस इज ए बी सी, क्लियर है। तो कहने का मतलब कि जो ए बी वेक्टर है वो ए वेक्टर है, क्लियर है, जो बी सी वेक्टर है वो आपका बी वेक्टर है, और जो ए सी वेक्टर है वही रिजल्टेंट आर वेक्टर है, मतलब ए प्लस बी है, क्लियर है। मैग्नीट्यूड अगर हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड में तो मॉड ए बी लिखो, क्लियर है, सिंपली ए बी लिखो, यही मॉड ए है या ए लिखो, वो आपके ऊपर है, आप लिखना कैसे चाहते हैं, क्लियर है। मॉड बी सी लिखो, वही आपका बी सी है, वही मॉड बी है, वही बी है, क्लियर है। सो ए के टर्म में लिखिए, मॉड के टर्म में लिखिए, ठीक है। मॉड ए सी, ये सब मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं, इज इक्वल टू मॉड आर इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। आ गई बात समझ में, चाहिए उसका मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब आपको करना क्या है, आप यहां से सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए जो ए बी एक्सटेंडेड पे आकर के लैंड करे। सो नाउ दिस इज योर परपेंडिकुलर और इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए डी, समझा ध्यान से, तो पॉइंट का नाम दे दिया डी, क्लियर है। और एक चीज आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो एंगल है, ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो थीटा है, क्लियर है, वो अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है, क्लियर है। सो थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, अल्फा बराबर थीटा माइनस बीटा लिख सकते हैं, या बीटा बराबर थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, जो यूज के हिसाब से आगे जैसे यूज होगा वैसे हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे, क्लियर है। सो देखिए यहां पे ध्यान से, आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, सभी लोग गौर कीजिए, दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। एक ट्रायंगल बी डी और सी, ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना, बी डी और सी। तो इन ट्रायंगल बी डी सी, क्लियर है, ये हाइपोटेनस हुआ, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर, तो बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, क्लियर है। सो सीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर माइनस बीडी का स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 1, क्लियर है। अब आप देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल, सो इन ट्रायंगल एडीसी वी हैव, बड़ा वाला ट्रायंगल एडीसी। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल एडीसी में एसी हो गया हाइपोटेनस, एडी हो गया आपका बेस, और सीडी हो गया आपका उसके ऊपर परपेंडिकुलर, क्लियर है। सो एडी की जो वैल्यू है, ये एडी वो किसके बराबर है, एबी प्लस बीडी के बराबर है ना। तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी प्लस बीडी का होल स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। सो यहां से सीडी स्क्वायर बराबर आपको मिला एसी स्क्वायर माइनस, ये जाकर के उधर माइनस हो जाएगा, ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत, इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। अब ये रहा आपका इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2, दोनों में सीडी स्क्वायर की वैल्यू सेम होगी, क्लियर है। तो हम कहते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा बाबू, यहां हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB प्लस BD का स्क्वायर, क्लियर है, इज इक्वल टू CD स्क्वायर, सॉरी, इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर,
अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर BD स्क्वायर माइनस प्लस 2AB BD, क्लियर है, इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं बात? ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर माइनस 2AB BD बराबर BC स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर। अब इस BD से ये BD कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो अब आपको जो रिजल्ट मिला, इसको और इसको इधर ले आइए, तो आपको मिला AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB BD। ये आपका हुआ फाइनल रिजल्ट। आ गई बात समझ में? अब यहां पे क्लियर है, देख रहे हैं आप, AC स्क्वायर, AC क्या है? R है, AB क्या है? A है, BC क्या है? B है, हमको यहां पे सिर्फ BD चाहिए, क्लियर है? तो अब BD के लिए आप फिर से छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, क्लियर है ना? BD के लिए आप इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा बराबर, देखना बाबू, क्या BD अपॉन BC होगा? ट्रिग्नोमेट्री, सो BD बराबर क्या BC कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा। इस रिलेशन में हम BD की जगह क्या BC कॉस थीटा लिख सकते हैं? तो अब आपका रिलेशन शॉर्ट होकर के क्या हो गया? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB BC कॉस थीटा। आ गई बात समझ? अब वैल्यू रख देते हैं, इसका वैल्यू मॉड R का स्क्वायर है, ये मॉड A का स्क्वायर है, मॉड B का स्क्वायर है, 2 मॉड A है, मॉड B है, कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है? A और B के बीच का एंगल। सो मॉड R जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट, समझना ध्यान से, मॉड A का स्क्वायर मॉड B का स्क्वायर प्लस 2 मॉड A मॉड B कॉस थीटा। अब मॉड में लिखिए, चाहे आप ए बी के भी टर्म में लिख सकते हैं। सो रिजल्टेंट R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कॉस थीटा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड, क्लियर है? ये मैग्नीट्यूड है किसका? रिजल्टेंट वेक्टर का, जो कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर है। आ गई बात समझ में? इसी में आप थोड़ा जो है डायरेक्शन को अगर आप समझे तो देखो, समझो अल्फा के सामने ये CD क्या है? परपेंडिकुलर, और ये AD क्या है? बेस। तो आप चाहो तो tan अल्फा बराबर क्या आप CD अपॉन AD लिख सकते हैं? और AD क्या है बाबू? देखो इधर, AD क्या है? AB प्लस BD है, क्लियर है? सो दिस इज योर CD अपॉन AB प्लस BD, क्लियर है? अब CD की वैल्यू फिर से यहां निकालते हैं, देखो ये CD है, तो साइन थीटा बराबर CD अपॉन BC, सो CD बराबर BC साइन थीटा, क्लियर है? तो यहां पे tan अल्फा जो हुआ वो हो गया BC साइन थीटा अपॉन में AB प्लस BC कॉस थीटा। आ गई बात समझ में? अब सारा वैल्यू रख देते हैं, तो tan अल्फा इज इक्वल टू BC, BC क्या है? BC है आपका मॉड B साइन थीटा अपॉन में मॉड A प्लस मॉड B कॉस थीटा। मॉड में लिखना चाहे आप मॉड में रखें, या आप लिखिए tan अल्फा बराबर B साइन थीटा अपॉन में A प्लस B कॉस थीटा, क्लियर है? सो अल्फा बराबर tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन में A प्लस B कॉस थीटा, क्लियर है? इसको नोट किया जाए। अब देखिए, ये तो अभी हमारा ट्रायंगल लॉ हुआ। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है आपका पैरेललोग्राम।
क्लियर है? सो पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझिए क्या है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो जो डेरिवेशन होता है, रिजल्ट जो फाइनल आया, क्लियर है ना, वो ट्रायंगल लॉ हो और पैरेललोग्राम लॉ हो, दोनों का रिजल्ट और डेरिवेशन एकदम आइडेंटिकल है। बात समझ में आ रही है? मतलब जो ट्रायंगल लॉ का जो डेरिवेशन आप ये देख रहे हैं, जहां पे हमको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मिला √a² + b² + 2ab cos थीटा, सेम वही डेरिवेशन है आपका पैरेललोग्राम लॉ का, और जो हमको एंगल मिला वो भी सेम है। सो उसका स्टेटमेंट आप पहले समझिए थोड़ा पैरेललोग्राम लॉ का। हम कहते हैं इफ टू वेक्टर्स, समझिएगा ध्यान से, टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड by the two adjacent sides of a parallelogram, क्लियर है? सो अगर दो वेक्टर है, समझिएगा बाबू ध्यान से, ए वेक्टर और बी वेक्टर जिसको पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया गया है, उस केस में द रिजल्टेंट is given by the third side, ठीक है, सॉरी, द रिजल्टेंट गिवन बाय द diagonal of the parallelogram, sorry, so the resultant is given by the diagonal of the parallelogram। सो देखिए, समझिए ध्यान से, ये रहा आपका, मान लेते हैं ए वेक्टर, और ये रहा आपका बी वेक्टर। नाउ दिस इज योर पैरेललोग्राम, क्लियर है? तो अभी क्या है, यहां पे ए और बी, समझिएगा ध्यान से, ए और बी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड हैं, और यहां पे दोनों डायरेक्टेड है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। याद कीजिए, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो इसको आप इस तरह से प्रोड्यूस कीजिए, सो दैट आपको जो है एक पैरेललोग्राम कंप्लीट होके मिले। नाउ दिस इज अ पैरेललोग्राम, और आपको पता है कि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो अगर ये ए है, सुनो, ये बी है, ये सी होगा, ये डी होगा। तो अगर एडी जो है, क्लियर है, तो अगर जो एडी है, एडी वेक्टर अगर तुम्हारा बी वेक्टर है, तो सिमिलरली बीसी वेक्टर भी तुम्हारा बी वेक्टर होगा, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये रहा। उसी तरह से अगर आपका ए बी वेक्टर ए है, तो डीसी वेक्टर भी ए ही होगा, अगेन अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो जो रिजल्टेंट होगा बाबू उस केस में, समझिएगा, ये लाइन होगी जो कि डायगोनल होगी, क्लियर है, ये डायगोनल। सो दिस इज आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आ गई बात समझ में? अब ये जो डायगोनल है, यहां पे एंगल बनाया ए के साथ अल्फा, और यहां एंगल बनाया बीटा, अल्फा और बीटा। सो इस केस में जो थीटा है वो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, क्लियर है? अब आप सिर्फ इस पोर्शन पे देखिए, ये पोर्शन और ये पोर्शन आपको एकदम आइडेंटिकल दिख रहा है, क्लियर है? ये पोर्शन आइडेंटिकल दिख रहा है। क्या करना है, बीसी को AB को एक्सटेंड करना है, और यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर देना है, क्लियर है? इस परपेंडिकुलर का नाम यहां डी ना रख करके यहां पे इसका नाम डी दे दो, क्योंकि हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो हम उधर ना समझ करके हम यहीं आ जाते हैं। अब अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल पैरेललोग्राम, ठीक है, ट्रांसवर्सल का काम करके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल दे देगा। तो अब आप देखिए बाबू, यहां पे समझिए ध्यान से, क्लियर है ना? इस जगह पे आप समझिए, अब आपको जितना भी इंफॉर्मेशन
मैंने ट्रायंगल लॉ के लिए बताया, देखिए सारा सेम है। आप देखिए ध्यान से, ए बी वेक्टर ए के बराबर है, बीसी वेक्टर बी के बराबर है, एसी वेक्टर आर रिजल्टेंट के बराबर है जो कि ए प्लस बी वेक्टर है। क्लियर है? मैग्नीट्यूड के लिए मॉड ए बी मॉड ए लिखेंगे, बीसी मॉड बराबर बीसी बराबर बी बी लिखेंगे, मॉड एसी बराबर मॉड आर बराबर ए प्लस बी का मॉड लिखेंगे। क्लियर है? फिर से आ जाइए, वापस देखिए इन ट्रायंगल बीडीसी, जैसा यहां पे आपने किया सेम टू सेम आपको जो है यहां मिल रहा है। इन ट्रायंगल बीडीसी बीसी का स्क्वायर बीडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर है। सो सीडी का स्क्वायर क्या हो गया, बीसी स्क्वायर माइनस बीडी, इक्वेशन 1 माने इसको। बड़े वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल एडीसी, जस्ट ये तो है ही सेम, एसी का स्क्वायर हो गया आपका एडी स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। क्लियर है? सो एसी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, सीडी को एक तरफ करके बाकी सबको एक तरफ कर दिए, तो सीडी स्क्वायर हो गया आपका एसी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने कंपेयर किया, दोनों ही इक्वेशन बराबर है। क्लियर है? सो हमारा जो फाइनल रिजल्ट लैंड किया वो था एसी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2ab आ गई मेरी बात समझ में? बीडी की वैल्यू यहां पे हम लोगों ने निकाली हुई थी बीसी कॉस थीटा, तो ये सेम वैल्यू होगा यहां पे भी। क्लियर है? इस सब को डाटा जो है हमारा पुट किया, सो एसी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है? सबको वैल्यू रख दिया, मॉड आर का स्क्वायर बराबर मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्लियर? सो मॉड आर कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पे थीटा दोनों के बीच एंगल है, और सेम डायरेक्शन अल्फा निकालना अगर है बाबू, तो अल्फा निकालोगे तो सी डी बाई ए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी डी बाई ए डी, ए डी है ए बी प्लस बी डी, वैल्यू को रख दिया, सो tan अल्फा से। क्लियर है? सो कहने का मतलब जो डेरिवेशन है ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, दोनों का डेरिवेशन सेम है, tan अल्फा की वैल्यू दोनों में सेम है। बात समझ में आ रहा है? फर्क किसका है, तो बस रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। फिगर से समझिए, ये ए ये बी, तब ये रिजल्टेंट आर, और ये है ट्रायंगल लॉ। फिगर समझ गए? मतलब यहां पे देख रहे हो ए और बी। क्लियर है? सो थर्ड साइड जो उल्टा है वही इसका रिजल्टेंट है। पैरेललोग्राम लॉ में ये ए ये बी, तो रिजल्टेंट आपका ये डायगोनल आर। क्लियर? सो डेरिवेशन दोनों में ही सेम है, ट्रायंगल लॉ में भी पैरेललोग्राम लॉ में भी, दोनों का सब कुछ सेम है, बस फर्क रिप्रेजेंटेशन का है। इसी को थोड़ा और आगे समझ, जैसे मान लो कि ये एक ट्रायंगल है। क्लियर है? सो जो ट्रायंगल लॉ में जो साइड उल्टी है वही रिजल्टेंट है। तो मान लेते हैं कि इसमें ये ए है, ये बी है, और ये साइड सी है, तो इसमें उल्टा कौन है, ऑर्डर उल्टा किसका है, ए और बी तो सेम ऑर्डर में है, सी उल्टे ऑर्डर में है, तो रिजल्टेंट सी होगा। तो सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डन। इसी का दूसरा देखिए, ये सी है, ये ए है, और ये है बी। अब उल्टा कौन है, बी है उल्टा, तो जो वेक्टर उल्टा है, ऑर्डर जिसका उल्टा है वही रिजल्टेंट होगा। तो यहां पे ए वेक्टर और सी वेक्टर मिलकर के क्या देगा, बी वेक्टर। क्लियर है? सो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट किया जाए। चलिए, तो हम लोग जो है वेक्टर का एडिशन तो पढ़ ही लिए, उसका फॉर्मूला पढ़ लिए। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। याद रखिएगा, तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल रहेगा बेसिकली। क्लियर है? सबसे पहला देखिए, रिजल्टेंट आर वेक्टर बराबर अंडर रूट, ये तो क्लियर ही है, फॉर्मूला भी हमारा जस्ट आया हुआ है। क्लियर है?
है ना, ये हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक, उसके बाद जो है tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में, कहीं कोई दिक्कत है ना, ये 2 पॉइंट हमारा अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहला आप समझिएगा पॉइंट कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज लाइज इन देयर कॉमन प्लेन। दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो हमेशा उसके कॉमन प्लेन में लाई करेगा। क्लियर है? जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये इसका कॉमन प्लेन हुआ। देखिए समझिए, ये इसका कॉमन प्लेन है, रिजल्टेंट यही लाई करेगा इनके कॉमन प्लेन में। मान लो ये एक वेक्टर मान लो ये एक वेक्टर है, क्लियर है, और ये दूसरा वेक्टर है ए और बी, तो इसका कॉमन प्लेन ये हुआ, रिजल्टेंट इसके कॉमन प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, सो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज लाई इन देयर कॉमन प्लेन। क्लियर है? दूसरा, वेक्टर का जो एडिशन होता है, क्लियर है, वेक्टर एडिशन इज कॉम्युलेटिव। ये कॉम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो, चाहे आप बी वेक्टर में ए वेक्टर करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आगे बात समझ में? सेम होता है। तीसरा वो है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। क्या होता है? एसोसिएटिव मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसमें आप बी और सी को पहले ऐड ऑन करिए या ए और बी को करिए, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। क्लियर है? थर्ड, फोर्थ पॉइंट, जो किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट, क्लियर है, समझिएगा, हम कहते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर will be maximum if they are parallel। अगर वो दोनों आपस में क्या है बाबू? पैरेलल। क्योंकि अब जैसे ही ए वेक्टर पैरेलल हो जाएगा बी वेक्टर के, थीटा हो जाएगा 0। थीटा 0 मतलब cos 0 का मान 1 हो गया, जो कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती। तो यहां से रिजल्टेंट आर वेक्टर बराबर अंडर रूट, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 1 हो गया। ये हो गया रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब रिजल्टेंट बराबर हो गया ए प्लस बी। हो गया कि नहीं हो गया? ए प्लस बी। इसको आप ऐसे लिखो चाहे इसको आप ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये क्या है बाबू? आर मैक्स, मैक्सिमम रिजल्टेंट जब भी मिलेगा तो वो ये आपका यही होगा, मॉड ए प्लस मॉड बी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा, वो है कि जो रिजल्टेंट होता है ना, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर will be minimum, क्लियर है, if they are एंटी पैरेलल। जैसे अगर ए वेक्टर एंटी पैरेलल बी हो जाए, थीटा का मान 180, सही, और थीटा का मान 180, तो cos 180 बराबर -1, जो कि cos की मिनिमम वैल्यू होती है, सबसे कम वैल्यू। तो उस केस में रिजल्टेंट आर वेक्टर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 180 -1 हो गया वैल्यू इसकी। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। क्लियर है? क्या हो गया? -2ab। सो मॉड आर बराबर ए माइनस बी, फॉर्मूला बना क्या? ए माइनस बी, जिसको हम लिख सकते हैं मॉड ए
माइनस मॉड बी। सो यही है आपका मिनिमम रेंज, मॉड ए माइनस मॉड बी। आ गई मेरी बात समझ में? ये हो गया आपका मैक्सिमम, ये क्या हो गया आपका मिनिमम। तो रिजल्टेंट का रेंज, रेंज आप समझिए बाबू, जो रेंज होगा आर, वो आर मिनिमम से लेकर करके आर मैक्सिमम के बीच में होगा। मतलब मॉड ए माइनस बी से लेकर कर कर करके जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो आर मैक्स, मतलब ए प्लस बी के बीच में होगा। इससे ज्यादा नहीं होगा और इससे कम नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? यही क्या है, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट का रेंज। पहले ही आपको पता होगा, आप दो वेक्टर देख लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड देख लीजिए और उसका सम देख लीजिए, उसका डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है? तो जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो उसके क्या कह सकते हैं आप, उसके रेंज में होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा और उससे कम नहीं होगा। कहीं कोई दिक्कत? इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया जाए।